नमस्कार। आज हम मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक ऐसी अनसुनी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिस पर शायद ही कभी बात होती है। हम अक्सर दाऊद इब्राहिम या हाजी मस्तान जैसे बड़े बड़े नाम सुनते हैं, राइट? लेकिन आज हम उन कुख्यात चेहरों के पीछे छिपे उस असली मास्टरमाइंड की बात करेंगे। एक ऐसी शख्सियत जिसके एक इशारे पर ये सारे डॉन काम करते थे। तो कहानी की शुरुआत करने के लिए चलिए सीधे 12 जुलाई 1980 की उस खामोश और खौफनाक आधी रात में चलते हैं। डोंगरी की एक मामूली सी चौल के बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था जो आप शायद ही कभी सोच सकें। जरा इस पावर डायनामिक की कल्पना कीजिए। एक तरफ हाजी मस्तान, करीम लाला और वरद राजन मुदालियार जैसे तीन खूंखार अंडरवर्ल्ड डॉन, जिनके नाम से पूरा देश कांपता था, और उनके ठीक सामने डोंगरी की चौल में रहने वाली एक 60 साल की बुजुर्ग महिला। और मजे की बात, ये खूंखार गैंगस्टर्स उस अकेली महिला के सामने बिल्कुल सिर झुकाए पूरे सम्मान के साथ बैठे थे। ये महिला थीं जेनाबाई दारूमाली। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो खुद कोई गैंगस्टर नहीं थीं। उनके हाथों में कभी कोई हथियार नहीं होता था। फिर भी उनका बस एक इशारा ये तय करता था कि मुंबई की सड़कों पर खून बहेगा या शांति रहेगी। सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का इतना बड़ा साम्राज्य चलाने वाले इन क्रूर आदमियों पर जेनाबाई का ही हुक्म चलता था। वही अल्टीमेट बॉस थीं। लेकिन एक गरीब महिला इतनी बड़ी अंडरवर्ल्ड फिगर बनी कैसे? चलिए उनके इस सफर पर एक नजर डालते हैं। उनका ये सफर असल में घोर मजबूरी से शुरू हुआ था। 1920 में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ, एकदम चरम गरीबी में। मुंबई आई तो पति ने साथ छोड़ दिया। अब 1950 के दशक में 5 बच्चों का पेट पालने की जिम्मेदारी इस अकेली मां पर थी। बच्चों को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए उन्होंने राशन की ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी, और दशक के अंत तक आते आते वो अवैध शराब के धंधे में उतर गईं। बस यहीं से उन्हें नाम मिला, जेनाबाई दारूवाली। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ शराब बेचने से कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? तो सच कहूं तो उनकी असली ताकत शराब में बिल्कुल नहीं थी। उनकी ताकत असल में इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी को कंट्रोल करने में थी। डोंगरी के पुलिस स्टेशनों से लेकर अंडरवर्ल्ड के खुफिया अड्डों तक उनके गहरे कनेक्शंस थे। पुलिस की रेड कब कहाँ पड़ने वाली है, ये उन्हें पहले ही पता चल जाता था। इसी खुफिया जानकारी को उन्होंने अपना हथियार बनाया। उन्होंने उभरते हुए तस्कर हाजी मस्तान के साथ एक कमाल की डील की। वो मस्तान को रेड की जानकारी देती थी और बदले में मस्तान उनकी सुरक्षा की गारंटी लेता था। एक परफेक्ट पार्टनरशिप। इसी जबरदस्त प्रभाव की वजह से उनका घर कसाबा में तब्दील हो गया। कसाबा मतलब अंडरवर्ल्ड की वो सर्वोच्च अदालत जहां अहम फैसले लिए जाते और विवाद सुलझाए जाते थे। वो एक तरह से आयरन लेडी बन चुकी थीं। उस निष्पक्ष अदालत में उनका बोला गया हर एक शब्द पत्थर की लकीर माना जाता था। उस दौर की बात करें तो मुंबई में 2 सबसे बड़े और खतरनाक गुट थे, करीम लाला की पठान गैंग और वरद राजन मुदालियार की तमिल गैंग। इनके बीच जब भी कोई खूनी झड़प या विवाद होता था ना, तो जेनाबाई ही वो इकलौती इंसान होती थी जो इन दोनों को एक मेज पर बिठाकर युद्ध विराम करवा सकती थी। कोई और ये सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, तो अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और 1970 के दशक में चलते हैं, जहां से अपराध के एक नए दौर की शुरुआत होती है। ये वो समय था जब दाऊद इब्राहिम अपना नाम बना रहा था। दाऊद के पिता एक बहुत ही ईमानदार पुलिस अधिकारी थे, लेकिन दाऊद उसे दौलत कमाने का शॉर्टकट चाहिए था। इस बिल्कुल शुरुआती और मुश्किल दौर में ज़ैनाबाई ने ही दाऊद को अहम सुरक्षा दी। उन्होंने एक मार्गदर्शक, एक मां की तरह दाऊद और उसके भाई साबिर की मदद की और पुराने दिग्गज डॉन के बीच डी कंपनी को खड़ा करने में सबसे बड़ा रोल निभाया। और उनका एक फलसफा था जो उन्होंने दाऊद के दिमाग में एकदम गहराई से बिठा दिया था। सिस्टम को लड़कर नहीं, खरीद कर चलाया जाता है। बिल्कुल सीधी सी बात। किसी भी बड़े ऑपरेशन से पहले उनका यही सबक होता था कि अंधाधुंध हिंसा करने के बजाय सिस्टम में भ्रष्टाचार और हेरफेर करना कहीं ज्यादा कारगर होता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। 1980 के दशक तक आते आते मुंबई क्राइम का ये डायनामिक बहुत तेजी से बदलने लगा। चीजें अचानक बहुत हिंसक हो गईं। मुंबई में गैंग वॉर एकदम चरम पे पहुंच गया, और फिर दाऊद के भाई साबिर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जेनाबाई ने बदले की इस आग और खूनी खेल को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सच तो यह है कि हिंसा का स्तर अब उनकी मध्यस्थता से बहुत आगे निकल चुका था। जिन प्यादों को उन्होंने चलना सिखाया था, वो अब ऐसे अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बन चुके थे जो किसी के काबू में नहीं थे। अगर आप जेनाबाई के जीवन को करीब से देखें तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। उन्होंने अपने आखिरी दिन डोंगली की उसी मामूली सी चौल में बिताए,
सालों तक उनके खिलाफ दर्जनों पुलिस केस दर्ज हुए, लेकिन क्या आप मानेंगे, गवाहों की कमी और अपने जबरदस्त रसूख के कारण उन्हें कभी एक भी मामले में सजा नहीं हुई। 1990 के दशक में जब उन्होंने खामोशी से इस दुनिया को अलविदा कहा, तो अपने साथ उस पूरी चौल और अंडरवर्ल्ड के एक युग को हमेशा के लिए शांत कर दिया। तो इस पूरी कहानी को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है, क्या जेनाबाई के बिना आज जो मुंबई अंडरवर्ल्ड का आधुनिक स्वरूप हम देखते हैं, क्या वो कभी बन पाता? एक अकेली महिला जिसने पर्दे के पीछे से पूरे एक शहर के आपराधिक इतिहास की दिशा तय कर दी, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना? खैर, इस कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।